बताइए कि आपने कंटेंट क्रिएशन में कैसे एंटर किया? क्या आपका एक थॉट प्रोसेस रहा इसको एंटर करने की? तो वहाँ से वो शुरुआत हुई कि यार पैसे तो है नहीं, अब अपना स्टार्टअप चलाना है, लोगों तक रीच आउट करना है, लोगों तक अपनी सर्विसेज के बारे में मैसेज कन्वे करना है। तो वहाँ मैंने लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया। लिंक्डइन थोड़ा अपग्रेड करना है तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? सबसे पहला तो आपको एक नॉर्मल प्रोफेशनल पिक्चर यूज़ करनी चाहिए। बहुत लोग उसमें वो फैंसी कैजुअल पिक्चर यूज़ करते हैं। तो आपने ये पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट करी, अब तो खैर आप एक स्टैब्लिश नाम है, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे इस जर्नी नाम से। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे आपकी इस जर्नी में? देखो, गेस्ट कोऑर्डिनेशन तो चैलेंज नहीं रहा। बताइए कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे समझें। पहले तो पर्पस डिफाइन होता है कि आपको पॉडकास्ट या कुछ भी कंटेंट बनाना है, फॉर दैट मैटर क्यों बनाना है। हेलो एंड वेलकम फाउंडर्स टॉक के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आजकल कंटेंट कंजम्पशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग वीडियो, पॉडकास्ट और भी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये ऑन द गो होती हैं अवेलेबल। तो आज के हमारे इस एपिसोड के जो मेहमान हैं वो भी इसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और अपना सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएशन पॉडकास्ट चला रहे हैं। तो चलिए उनसे करते हैं बहुत सारी बातें और जानते हैं कि अगर कोई भी जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, अगर आप में से कोई भी अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहता है तो आपके लिए वीडियो बड़ी यूज़फुल होने वाली है। तो उसे एंड तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा। तो चलिए आज के अपने गेस्ट से करते हैं बहुत सारी बातें और उनको जल्दी से वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच नितिन। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। हाउ आर यू नितिन? ऑल गुड। आप कैसे हैं? आई एम गुड। नितिन, शुरुआत करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन क्योंकि एक बहुत बड़ा फील्ड है, इट्स अ वेरी डाइवर्स फील्ड और आजकल जो हमारा स्पेशली यूथ है वो उसमें अपना करियर देखता है, राइट? जो कि आई थिंक बहुत साल पहले ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज एक अच्छा खासा करियर फॉर्म है। तो अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें नितिन, तो अपने बारे में कुछ बताइए और बताइए कि आपने कंटेंट क्रिएशन में कैसे एंटर किया। क्या आपका एक थॉट प्रोसेस रहा इसको एंटर करने के पीछे? श्योर। सो मेरी खुद की कंपनी, सो आई डिड माय एजुकेशन फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कंपनी। वो फेल हुई, सेकंड कंपनी शुरू की, वो फेल हुई, थर्ड कंपनी शुरू की, फाइनली जो मैं अब कर रहा हूँ व्हिच इज इजी लीड्स। सो इजी लीड्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स बिजनेसेस विद B2B लीड जनरेशन। तो क्योंकि 2-3 स्टार्टअप्स पहले फेल हो गए थे और मार्केटिंग करने के लिए पैसे नहीं होते थे, सो द ओनली रीजन or way for us to acquire more customers or reach out or spread what we are doing was through content, क्योंकि वो फ्री है लिखना। right. तो लोगों तक आप पहुंच सकते हो, आपको फोन उठाना है और कन्वे करना है अपना मैसेज, उसमें पैसे नहीं लगते। आपको बस ये समझ में आनी चाहिए कि आपको मैसेज क्या कन्वे करना है। तो वहां से वो शुरुआत हुई कि यार पैसे तो है नहीं, अब अपना स्टार्टअप चलाना है, लोगों तक रीच आउट करना है, लोगों तक अपनी सर्विसेज के बारे में मैसेज कन्वे करना है। तो वहां मैंने लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया। और एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि आप जब भी कंटेंट क्रिएट करते हो, बहुत लोग गलती ही करते हैं कंटेंट क्रिएट करते टाइम कि वो बात करते हैं या तो अपने बारे में या वो बात करते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका बिजनेस क्या है। सामने वाले जो लोग उसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। उनको ये फर्क जरूर पड़ता है कि वो आप जो बना रहे हो या जो कर रहे हो वो उनके लिए यूजफुल हो सकता है। हाँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। तो लिंक्डइन पे जब मैंने कंटेंट शुरू किया था तो मैं हमेशा बात करता था सेल्स की या मार्केटिंग की। मैं कभी भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने की बात नहीं करता था, या मैं ये नहीं लिखता था कि ये फीचर है हमारे प्रोडक्ट में या आप इसको यूज करके ये कर पाओगे। मैं हमेशा बात करता था कि सेल्स में क्या होता है, मार्केटिंग में जनरली क्या ताकि उससे रिलेटेड लोग कनेक्ट कर सकें। हाँ, और फिर जो थोड़ा बहुत भी मेरे मैसेज से इन्फ्लुएंस हुआ या उसको फील हुआ कि यार ये मेरी प्रॉब्लम की बात कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली मेरी प्रोफाइल पे जाके देखते ही थे कि मैं क्या करता हूँ। और लिंक्डइन की प्रोफाइल मैंने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखी थी, जिसमें मैंने फर्स्ट हेडलाइन में ये लिखा हुआ था कि आई हेल्प बिजनेसेस विद लीड जनरेशन। तो एक ही लाइन में वो मैसेज क्लियर हो जाता था कि मैं इवेंचुअली क्या करता हूँ। उसको देख के लोग आते थे, हमारा बिजनेस के बारे में पढ़ते थे और ऑटोमेटिकली खुद ही मुझे रीच आउट करते थे और पूछते थे कि यार मैंने आपका ये लिंक्डइन पोस्ट देखा, आप ये तो करते हो, इसके बारे में बात करते हो, क्या हमारी हेल्प कर सकते हो। तो दैट बिकेम अ वेरी गुड मीडियम फॉर अस टू एक्वायर कस्टमर्स। ओके। तो हमारे आज के डेट में 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जो हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड यूज़ कर रहे हैं और हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 0 है। तो लास्ट 4 साल से जब से मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हमारा है इजी लीड्स, उसमें हमने 1 रुपया खर्चा नहीं किया है मार्केटिंग के ऊपर।
मतलब एड्स नहीं चलाई कहीं पे टीवी कैंपेन नहीं किया. The only thing that we did or understood early was कि कंटेंट क्रिएशन से आप जीत सकते हो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ. वहां से हमने शुरुआत की. पॉडकास्ट जो मैं करता हूँ अब, उसको करने का भी ये रीजन था क्योंकि कोरोना के टाइम से हम लोग रिमोटली काम कर रहे हैं. वी आर टेक कंपनी. गुड़गांव में मेरे ऑफिस होता था और उसके बाद से वी वर्किंग रिमोटली. तो माय एंटायर टीम इज स्प्रेड आउट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड वी वर्क सब जगह से. कोई कहीं से काम कर रहा है, कोई कहीं से. तो वो 3-4 साल ऐसे हो गए थे घर पे बैठे बैठे कि यार मतलब आई एम नॉट मीटिंग न्यू पीपल, आई एम नॉट गेटिंग टू नो व्हाट दे आर बिल्डिंग, नॉट गेटिंग टू नो व्हाट देयर विजन इज. बिकॉज बोलते हैं ना कि आप 4-5 लोगों में जिनके साथ उठते बैठते हो वैसे ही बन जाते हो, वैसे ही आपका माहौल हो जाता है, वैसे ही आपका माइंडसेट हो जाता है. Right. और मैं चाहता था कि मेरा माइंडसेट चेंज हो, मेरा विजन बढ़े. मैं नहीं चाहता कि मैं वही 20-25 करोड़ के बारे में सोच रहा हूँ. तो आई वांटेड टू थिंक बिग, 250 करोड़, 2500 crores. And the only way I could do that is when I start sitting with people who are doing 250 crores or 2500 crores. तो तब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया. 8 महीने पहले पॉडकास्ट शुरू किया. एंड मैडर और ग्रोथ के नाम से है, आप देखते हैं. तो हमारे लास्ट आई थिंक 8 months में we have done around 35 million views on Instagram and about 3.5-4 million views on YouTube. That's impressive. And that's also again organic. तो यहाँ से शुरू हुआ और ये फर्क है मेरा उसका. नितिन, आपने बात करी लिंक्डइन की. मैं अपने हाँ. पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं कि अगर मैंने प्रीवियसली किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल सबसे पहले मांगी है. तो एज एन एमेच्योर, एज अ कॉमन, आपको नहीं पता कि आप लिंक्डइन, आपको पता है आप इंस्टाग्राम पे अपने फोटोज डालोगे, अच्छे अच्छे कैप्शन डालोगे, यू विल गेट लाइक्स एंड व्यूज, राइट. बट लिंक्डइन इज क्वाइट डिफरेंट. वो थोड़ा प्रोफेशनल में आ जाता है. तो अगर कोई हमारे ऑडियंस में से, आपको व्यूअर्स में से कोई देख रहा है, सुन रहा है और उसको अपना लिंक्डइन थोड़ा अपग्रेड करना है, तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? जैसे लिंक्डइन पे ना बहुत, अगर आप प्रोफाइल देखो उसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं. राइट. सबसे पहला तो आपको एक नॉर्मल प्रोफेशनल पिक्चर यूज करनी चाहिए. बहुत लोग उसमें वो फैंसी कैजुअल पिक्चर यूज करते हैं, तो वहाँ प्रोफेशनल लुक नहीं आता. मैं खुद का अगर कॉन्शियस बताऊं, जब भी मैं किसी की प्रोफाइल देखता हूँ लिंक्डइन पे और मुझे वो थोड़ी सी प्रोफेशनल फील होती है, तो मुझे ना उसका इंटेलेक्ट लेवल अपने आप थोड़ा बेटर लगने लग जाता है. एंड दैट कुड बी पर्सनल बायस बट इट वर्क्स. तो पिक्चर हमेशा एक प्रोफेशनल रखो. दूसरा, यू कैन यूज द पावर ऑफ एसईओ आल्सो ऑन लिंक्डइन, व्हिच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ लिंक्डइन पे B2B लीड्स, तो क्या आपका या मेरा प्रोफाइल टॉप पे आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट सम सेक्शंस इन योर प्रोफाइल दैट टॉक्स अबाउट B2B लीड्स. मतलब मान लीजिए आप एक सर्विस प्रोवाइडर है और आपका सर्विस है वेबसाइट डिजाइनिंग का. अब आप चाहते हैं कि मेरे को लिंक्डइन पे लोग जाने और पहचाने ताकि मेरा बिजनेस ग्रो. तो आप क्या करो, जहाँ पे अपनी प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, वहाँ पे अपने वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में सिर्फ ये लिखो कि आप एग्जैक्टली करते क्या वही प्रोफाइल के अंदर, नॉट पोस्ट की बात नहीं कर रहा, प्रोफाइल के अंदर. जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया हेड ऑफ डिजाइन एट दिस कंपनी, उसके अंदर 2-3 लाइन लिखो कि हेड ऑफ डिजाइन में मैं क्या काम करता हूँ. क्योंकि जब कीवर्ड सर्च होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी और आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी. तो एक ये बहुत अच्छा हैक है और आप बिलीव नहीं करेंगे 99% लोग नहीं करते. तो जस्ट आप सिर्फ लिख दोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आप टॉप 2-3% में आ जाओगे, व्हिच इज मिसिंग. दूसरा है हेडलाइन. जो फर्स्ट लाइन होती है, जब आप मान लीजिए आपने किसी की पोस्ट लाइक की, जब आप पोस्ट लाइक करते हैं तो दूसरों की वॉल पे दिखता है कि नितिन बजाज हैज लाइक दिस पोस्ट, और उसके नीचे एक लाइन दिखती है व्हिच इज योर हेडलाइन. जैसे मैंने वो हेडलाइन लिखी हुई है, आई हेल्प बिजनेसेस इन B2B लीड जनरेशन. और उसके अंदर एक और फनी चीज है, वो भी मैं बताऊंगा मैंने क्या लिखा है. बट ये फर्स्ट लाइन जो है, कोई अगर ये देखेगा ना इतनी सी लाइन, तो वो तुरंत कनेक्ट करेगा, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ. उसके बाद वो थोड़ा बहुत भी क्यूरियस होगा देखने के लिए कि हम कैसे करते हैं बिजनेसेस को, लीड जनरेशन कैसे करते हैं. वो ऑटोमेटिकली प्रोफाइल चेक करेंगे और इस लीड्स के बारे में उनको पता लगेगा. तो your first line or first few characters should be more like an elevator pitch that defines or summarize what you do. Okay. उसके बाद मैंने एक बहुत weird सी चीज लिखी हुई है, which differentiates me from a lot of other people, and that's my state of mind also, or what I'm going through. तो मैंने उसमें लिखा हुआ है, I help businesses with B2B lead generation / part-time bride seeker, because I'm in the phase of finding a bride. Okay. तो अब जब लोग देखते हैं तो people get surprised or shocked and curious also, and it's more like a pattern interrupt thing. Okay.
मतलब हर जगह पे आप कुछ भी देख रहे हो, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप रील्स देख रहे हो, आप यूट्यूब पे जा रहे हो, इतनी सारे थंबनेल्स आपको दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगे, आप किस पे क्लिक करोगे? समथिंग दैट creates curiosity out of 10 thumbnails or 10 videos that you see. अब वो कैसे होता है? उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे आपको माइंड का पैटर्न ब्रेक हो गया। अब जब प्रोफाइल पे दिखता है कि पार्ट टाइम ब्राइट सीकर, नॉर्मली नो वन विल राइट दैट ऑन लिंक्डइन कि क्या है ये कौन है, नो? That's how more people see my profile, and that's how I end up getting more and more interest and curiosity to my profile. तो आप कुछ अलग कर सकते हो जिसके थ्रू आप पहचाने जाओ। वो चीजें यूज करके लिंक्डइन पे अपना एक अच्छा वैल्यू बना सकते हो। तो लिंक्डइन के लिए जो हमारे अपना ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो प्लीज ये बात नोट डाउन कर ले और कमेंट्स में हमें बताते रहे कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लग रहा है, जो भी। क्योंकि मैंने लिंक्डइन का सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि जनरली ये होता है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी सबसे पहले मांगता है इफ यू गो टू अ कॉर्पोरेट ऑफिस। नितिन, हम क्योंकि पॉडकास्ट की बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपने कैसे अपने पिछले 8 महीने में ये जर्नी स्टार्ट की है। मैं खुद आपकी फैन रही हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। रिसेंट इंटरव्यूज में आपके बहुत देखे एज अ बिगनर। एक होता है ना कि आप किसी को फॉलो करके चीजें सीखते हो, छोटी छोटी चीजें, तो वो मैंने देखी है। जब आपने ये पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट करी, अब तो खैर आप एक एस्टैब्लिश नाम है, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे इस जर्नी में, आई एम श्योर। क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है वो है गेस्ट कोऑर्डिनेशन का। मुझे थोड़े चैलेंजेस आए, मे बी आगे ना आए या आगे नए चैलेंजेस आ जाए, बट एज ऑफ नाउ मेरे लिए ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा है। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे हैं आपकी इस जर्नी में? देखो, गेस्ट कोऑर्डिनेशन तो चैलेंज नहीं रहा, उसका भी रीजन बताता हूँ क्यों नहीं रहा, और बहुत अपफ्रंट बताऊंगा ताकि लोगों को ना समझ में आ जाए कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वन ऑफ द रीजन इज कि मेरी खुद की कंपनी है इजी लीड्स, जिसका मेन पर्पस ही है कॉन्टैक्ट डेटा, राइट? तो आई हैव एक्सेस टू लिटरली एवरीवन्स कॉन्टैक्ट डेटा। मतलब आप कोई फाउंडर बोल लो, कोई सीईओ बोल लो, आई कैन जस्ट इंस्टेंटली गेट देयर कॉन्टैक्ट नंबर। इनफैक्ट एवरीबॉडी कैन बाय यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर। तो एक्सेसिबिलिटी टू फाइंडिंग एनीवन्स नंबर एंड सेंडिंग देम अ व्हाट्सएप मैसेज वाज नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं अगर मान लीजिए मुझे लेट्स से जस्ट डायल के फाउंडर को आज बुलाना है अपने पॉडकास्ट पे, जिनको बुलाया भी था मैंने, तो अब मैं अपने सॉफ्टवेयर पे गया इजी लीड्स पे, 1 क्लिक में उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया मुझे। अब क्योंकि मेरे पास इतना एक्सेसिबिलिटी था, क्योंकि मुझे किसी पीए के थ्रू नहीं जाना, किसी ईए के थ्रू नहीं जाना, किसी पीआर फर्म के थ्रू नहीं जाना, मतलब चैनल ब्रेक नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वन ऑन वन कनेक्शन हो रहा है उनके साथ। तो उनको सिंपल एक व्हाट्सएप मैसेज किया। अब व्हाट्सएप मैसेज कैसे लिखते हो वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग क्या करते हैं, इतना लंबा ऐसे लिख देते हैं कि सामने वाला इतना बिजी है, वो फाउंडर है इतनी बड़ी कंपनी का, आप उनको इतना बड़ा ऐसे लिख रहे हो तो वो कभी नहीं पढ़ने वाले। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अपफ्रंट इन व्हाट यू आर आस्किंग फ्रॉम देम एंड वेरी अपफ्रंट इन व्हाट दे विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट। उनको भी वैल्यू दिखनी चाहिए। तो दूसरी चीज जो मुझे लगता है जो मेरे फेवर में काम की, वो था आईआईटी दिल्ली, बिकॉज आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो कुछ भी बोल लो, कहने की बात है, लोग बोलेंगे नहीं फर्क पड़ता, पर जब आप लिखते हो कि आईआईटी दिल्ली है तो थोड़ा फर्क पड़ता है। अब मैं खुद मानता हूँ कि मैं लकी हूँ इस मामले में। जब मैं आईआईटी दिल्ली यूज करता हूँ, उस मैसेज में किसी को बोलता हूँ हे आई गॉट योर रेफरेंस फ्रॉम आईआईटी दिल्ली अलुमनाई एसोसिएशन, चाहे मुझे नहीं मिला होता, और आज मेरे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे उसको, उनको जिनको मैसेज किया वो बोल रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है, बट आई यूज दिस फ्रेज बिकॉज़ आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, व्हाई नॉट, यू नो, लेवरेज व्हाट आई हैव। तो जब मैं वो लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि ठीक है आईआईटी दिल्ली से कुछ तो सेंस की बात कर रहेगा शायद। और फिर थोड़ा सा उनको बताता हूँ कि यार क्या करता हूँ मैं, यू नो, व्हाई दिस पॉडकास्ट इज रेलेवेंट फॉर देम एंड फॉर द ऑडियंस हु माइट बी क्यूरियस टू लर्न व्हाट दे हैव टू ऑफर। जैसे जस्ट डायल की बात कर रहे थे, अभी उन्होंने इंटरनेट कंपनी इतनी बड़ी बनाई, जस्ट डायल जैसी कंपनी कोई नहीं थी दुनिया इंडिया में जब शुरू हुआ जस्ट डायल। तो आई से, यू नो, आई लव व्हाट यू डू एट जस्ट डायल, और आई लव व्हाट यू हैव बिल्ट फॉर द कंट्री। यू नो, एक लाइन से थोड़ा उनको एक अच्छा फील होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम आगे के आई हैव एन ऑडियंस व्हिच इज मोर लाइक 1 लाख व्यूअर्स। अब इसमें भी ना बहुत तरीके होते हैं आपको दिखाने के। एक होता है कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि मेरे 35 मिलियन व्यूज आए। अभी मैं आपको बोलता कि मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं, दोनों में ना आपको डिफरेंस फील होता कि 30,000 सब्सक्राइबर्स तो कम है इसके, शायद आपको कम लगता, बट जब मैंने 30 मिलियन व्यूज बोला तो आपका माइंड 30 मिलियन पे अटक गया कि यार मिलियंस की बात हो रही है, बहुत बड़ा चैनल है।
तो वैसे ही पोजीशनिंग का भी फर्क होता है कि हम उसको समझा कैसे रहे हैं, सामने वाले को बोल कैसे रहे हैं। जब मैं किसी को रीच आउट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ आई हैव 1 लाख व्यूअर्स। अब मैंने तो कहीं नहीं बोला सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब कलेक्टिवली इतना तो देख ही लेंगे लोग आपको, तो वैल्यू एस्टैब्लिश होगी, बट सही तरीके से एस्टैब्लिश होगी, एक्सपेक्टेशन सही सेट होगी। ये सब करने के बाद इट बिकम्स इजी फॉर देम टू से यस। इट्स नॉट रियली अ डिफिकल्ट टास्क। बट जो चैलेंज मोस्टली आते हैं वो ये आते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड डेटा वेरी वेरी वेल। पॉडकास्ट सिर्फ बनाना इज नॉट समथिंग वो कोई भी कर लेगा, मुझे ऐसा फील होता है। 2-3 चैलेंज जो है, पहला है कंसिस्टेंटली बनाना। आप स्टैट्स अगर पढ़ेंगे पॉडकास्टिंग के तो 90% पीपल डोंट रिलीज देयर थर्ड एपिसोड। मतलब जो बंदा पॉडकास्ट शुरू कर रहा है, कर रहे हैं जो आज, वो थर्ड एपिसोड तक नहीं पहुंच पाते। 90% लोग पहले गिव अप करते हैं। So just by releasing 4th episode of your podcast, you're already in the top 10% of worldwide podcasters. Okay. सिर्फ चौथा एपिसोड रिलीज कर दो, अब ऑलरेडी टॉप 10 में आ गए। 99% people give up on 20th episode. So if you're releasing 21st episode, you're already in the top 1%. तो सिर्फ कंसिस्टेंटली अगर आप कंटेंट क्रिएट करते जाओगे और एक शेड्यूल फॉलो कर लोगे, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट इन पॉडकास्टिंग। अगर आपने वो चीज बस कर दी, बोरिंग काम है वो बहुत ज्यादा, कि हर हफ्ते रिकॉर्ड करना है, डालना है, रिकॉर्ड करना है, व्यूज नहीं आएंगे, डिसहार्टनिंग आल्सो समटाइम्स कि व्यूज नहीं आ रहे, आप मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर से कमेंट्स जब आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पे या YouTube पे, दे आर ब्रूटल। दे डोंट केयर अबाउट हु यू आर, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट योर पर्सनालिटी, योर IIT degree, nothing. All they want is value from the content that you're producing. If you're producing a shit content, they will tell you on your face, and that keeps you grounded and that gives you a reality check. Right. कि तेरी औकात यही है, मतलब इस औकात के हिसाब से काम कर या ज्ञान दे। अब तुम्हें देखना है कि तुम उसको डिप्रेस होके छोड़ दो या वहां से सीख के थोड़ा सा इम्प्रूव करने लग जाओ। एंड अगर आपने एक चीज पकड़ ली कि मुझे ये करना है, हर हफ्ते रिलीज करना है, नो मैटर व्हाट, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपका 1-2% हर हफ्ते इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो कि मैंने भी देखा। अभी मेरा ऑलमोस्ट 100th एपिसोड 8-9 महीने हो गए, 100 एपिसोड शूट होने वाला है, व्हिच इज अ क्रेजी कंसिस्टेंसी। मतलब 8-9 महीने में मेरे को लगता है किसी ने भी और 100 एपिसोड रिलीज किए होंगे। तो आई फाइंड दैट कि ये जो चीजें बस कंसिस्टेंटली एक शेड्यूल जो फॉलो कर लिया ना, उससे सारे चैलेंजेस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की, मेन इज द कंसिस्टेंसी, और वही नहीं हो पाता, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। बाकी तो मेरे को लगता है फिर देन पीपल स्टार्ट टू नो यू। जैसे आपने देखा, अब आपने 4 लोगों को बताया, अब 4 में से हो सकता है एक बंदा ऐसा हो जो एक मे बी शायद एक अपनी खुद का बिजनेस चलाता है, उनको पॉडकास्ट पे आना, वो आपको बोलेंगे, आप मुझे बोलोगे, तो रेफरल्स या कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो अपने आप आने लग जाते हैं लोग आपके पॉडकास्ट पे। आपको फिर स्टार्ट में ही मेहनत करनी है लोगों को बुलाने की, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। मेरे अगले 3 महीने के पॉडकास्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मतलब अगर मैं आज छुट्टी पे चला जाऊं, 1.5 महीना कुछ ना करूं, तो आई डोंट रियली, तो अगले 3 महीने का काम सॉर्टेड है। 5 सॉर्टेड। अच्छा नितिन, आपने बात करी कि आपको ऑडियंस को समझना पड़ता है। आपके 0 व्यूज आ रहे हैं, उससे आप मिलियन तक पहुंच रहे हो, एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स अ ग्रेट लॉट ऑफ एफर्ट। जैसे आपने बताया कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी के लिए भी आपको करेज चाहिए जी, राइट? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात शूट कर रहा हूँ, व्यूज नहीं आ रहे, सो एनीबॉडी कुड गेट डिसहार्टेंड। तो नितिन ये बताइए कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे समझें? क्या वो एक बोलते हैं नफ्स पकड़ना, वो कैसे पकड़े कि अच्छा मेरी ऑडियंस ये देखना चाहती है तो मैं ये इम्प्रूवमेंट लाऊं, तो वो कैसे पकड़े और अपना नीश कैसे सिलेक्ट करें? एक होता है, क्योंकि देखो हम हर रैंडम टॉपिक पे पॉडकास्ट नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना होता है कि वी आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सीरीज, तो वो कैसे करें? देखिए, पहले तो पर्पस डिफाइन होता है कि आपको पॉडकास्ट या कुछ भी कंटेंट बनाना है, फॉर दैट मैटर क्यों बनाना है। जैसे मेरे केस में मेरा पर्पस है कि मेरे को मैसेज को रीच आउट करना है, बट उस टाइप के मैसेज को रीच आउट करना है जो इंटरेस्टेड है ग्रोथ में, माइंडसेट में। जैसे आप इसका नाम है मैड ओवर ग्रोथ। मैड ओवर ग्रोथ चैनल भी उसी लिए रखा मैंने, राइट? कि दैट आई एम ऑब्सेस्ड ओवर ग्रोथ, मेरी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है, या मैं प्रोफेशनल ग्रोथ देख रहा हूँ या पर्सनल ग्रोथ देख रहा हूँ। अब उसके अंदर एक आ गया कि बिजनेस इज वन ऑफ द एरियाज। जैसे हमने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए वो बिजनेस रिलेटेड किए, राइट? आगे जो हम करने वाले वो माइंडसेट रिलेटेड करने वाले हैं। अच्छा, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी। कि मान लीजिए मुझे किसी सिंगर को बुलाया,
तो वो बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि माइंडसेट क्या है, क्या सोचते हैं, कैसे वो अपने आप को फील गुड कराते हैं, यू नो हाउ डू दे आल्सो फेस द ऑडियंस दैट दे कैटर टू। तो पहले आप अपना पर्पस डिफाइन करो कि यार मेरे को एग्जैक्टली किस टाइप का एक अपना ऑरा बना के रखना है अपने पॉडकास्ट का। आप फन कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप फन कर रहे हो तो फिर फन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर फन का पॉडकास्ट वो बोरिंग बातें हो रही है, राइट। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट व्हाई आई एम डूइंग इट एंड व्हाट्स द पर्पस। ऑटोमेटिकली ऑडियंस वहां से डिफाइन होती है। मेरे केस में ऑडियंस है 18 इयर्स टू 45 ईयर ओल्ड, बिकॉज मोस्टली इस टाइम पे वही लोग हैं जो जरा बिजनेस में या ग्रोथ में या पर्सनल या प्रोफेशनल करियर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये मेरा एक ऑडियंस सेट डिफाइन हो गया। अब इंग्लिश वर्सेस हिंदी बहुत लोगों का डिबेट रहता है। कुछ कुछ एपिसोड्स हमारे होते हैं जो प्योरली इंग्लिश में होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो गेस्ट ही ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं बात कर पाते। बट मेजॉरिटी मेरा कॉज ये रहता है कि मैं हिंदी में बात करूं, मिक्स बात करूं, सो दैट इट रीचेस आउट टू मास ऑडियंस। फिर आप लैंग्वेज डिसाइड करते हो कि मेरे को क्या कैटर करना है। जब ये दो तीन चीजें फिगर आउट होगी, फिर आप अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो कि पॉडकास्ट मुझे करना कैसे। स्टार्ट में मैं बोलूंगा इतना वरी मत करो स्ट्रक्चर को लेके, बिकॉज योर स्ट्रक्चर विल कीप ऑन इवॉल्विंग एवरी नाउ एंड देन, एंड व्हिच इज आल्सो गुड साइन दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। मतलब अगर आप हर वीडियो में 1-2% भी चेंज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली 100th वीडियो में आपका 100% फॉर्मेट चेंज हो चुका होगा। तो स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग में इतना वरी नहीं करना होता। ऑडियंस देखो, क्या वाइब होनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज उससे आप जो इनसाइट्स ड्राइव करोगे वो बहुत मैटर करेंगी ऑडियंस को। कुछ चीजें जो मैंने सीखी, क्वेश्चन पूछने के भी बहुत तरीके होते हैं। जैसे मुझे समझ में आया कि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो ऑडियंस जो मेरी सुन रही होगी, क्या वो मुझे रिलेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपका एक बिजनेस है, और मैंने आपसे पूछा कि यार इस बिजनेस की आप मार्केटिंग कैसे करते हो। अभी जो वो सामने वाला ऑडियंस सुन रहा है ना, वो समझेगा कि आपके बिजनेस की ही बात कर रहा हूँ, कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करते हो। शायद वो इंटरेस्ट लूज कर जाए उस टाइम पे। बट अगर मैंने उसको इस तरीके से पूछा कि अगर एक 20 साल वाला अभी सुन रहा है और उसको मार्केटिंग करनी हो बिजनेस में, तो आप क्या उसको रिकमेंड करोगे। अब आप बताओगे अपने ही एक्सपीरियंस से उस बात को, लेकिन वो कनेक्ट कर पाएगा, लेकिन वो उसके साथ रिलेटेबल हो, क्योंकि वो उसके लिए है। तो द वे यू से थिंग्स आल्सो मैटर अ लॉट, बट दिस विल कम अप लाइक मे बी 10 एपिसोड्स, 20 एपिसोड्स। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप ये चीज समझने लग जाते हो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग, योर फर्स्ट वरी or challenge or I would say goal post should be to release 20 episodes. उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप इम्प्रूव होने लग जाती हैं। मतलब स्टार्टिंग में इतना स्ट्रक्चर का है, इतना नहीं सोचना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। रिटेंशन, क्योंकि ओवर टाइम द पैटर्न विल डेवलप। एब्सोल्युटली। स्टार्टिंग के 20 एपिसोड्स तो आप कुछ मत सोचो, रिलीज करो, फिर आप डेटा पे बैठो। YouTube के अंदर एक डैशबोर्ड होता है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ उस डैशबोर्ड की। जैसे हमने एक 30 सेकंड का शॉट निकाला, which is like a 30 रील, जिसको इंस्टाग्राम पे रील बोलते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बोलते हैं। 40 सेकंड का एक मान लीजिए शॉट निकाला, तो आई लुक एट डेटा वेरी वेरी इंस्टेंटली, बिकॉज मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, थोड़ा डेटा पढ़ने में मजा आता है। अभी हमने ना एक शॉट के अंदर, एक रील के अंदर एक एनिमेशन यूज की थी, जिस एनिमेशन का हमने फील किया कि उसमें एनिमेशन में क्या हो रहा है कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक को उस टाइम पे स्टॉप कर देता है और बस एक विजुअल दिखा रहा है वहाँ पे एनिमेशन में। मतलब रील चल रही है, मान लीजिए यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं और ये रील है, और बात करते करते एकदम से कट आया और एक एनिमेशन आया, और उस टाइम हम दोनों की बात और साउंड बंद हो गया। अब हमें लग रहा था विजुअली देख के कि क्या अमेजिंग एनिमेशन डाला है, मतलब मजा ही आ गया, पागल हो गए, फैन हो गया इस एनिमेशन के। जब डेटा आया तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर एनिमेशन पे 45% ड्रॉप हो रहा है। अच्छा। उसका रीजन ये था कि जो सामने वाला व्यूअर था, जो उसको रील को देख रहा था, उसको लगा कि ये रील खत्म हो गई, क्योंकि साउंड बंद हो गया। ओके। हमें तो पता था क्योंकि ये एनिमेशन है, हमने डाला है, बट व्यूअर को थोड़ी पता है। उसको फील हुआ कि शायद बाकी खत्म हो गई, तो उसने स्क्रॉल कर दिया। तो 45% का ड्रॉप आया, ऑटोमेटिकली व्यूज कम हो गए उस वीडियो पे। तो दिस इज हाउ यू लुक एट डेटा वेरी वेरी इंस्टिंक्टिवली कि यहीं पे क्यों ड्रॉप आया। अब अगली बार जब हम रील्स बनाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि उस टाइप की एनिमेशन ना डालें कि ड्रॉप आए, बिकॉज एट द एंड द गेम ऑफ कंटेंट इज रिटेंशन। जिस बंदे ने आपका वीडियो देखना शुरू किया है, रील देखनी शुरू की बिगिनिंग में,
क्या वो एंड तक है? अगर आप उसको एंड तक रख पा रहे हो तो आपका कंटेंट पीस वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आजकल बड़ा रील्स में ट्रेंड है, वेट फॉर द एंड, वो पहले कैप्शन में डाल देते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब उसके अंदर करने के तरीके होते हैं। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने शूट किया है, आई होप ये वाला पॉडकास्ट उस शूट होने के बाद जाए। तो एक शूट किया मैंने पॉडकास्ट, जिसमें रील भी शूट किया, पॉडकास्ट भी शूट किया। तो लॉट ऑफ पीपल, सो मेरे जितने भी रील्स जाते हैं उसमें मेरे को कंसिस्टेंटली कमेंट आता है दैट आई लुक लाइक प्रोफेसर फ्रॉम मनी हाइस्ट। ओके, तो ये दैट्स ट्रू बाय द वे। हां, आई नो दैट। तो ये बहुत आता है Okay. कि आई लुक लाइक प्रोफेसर फ्रॉम मनी हाइस्ट। अब एक तो था कि मैं इस कमेंट को इग्नोर कर दूं, दूसरा था कैन आई यूज इट फॉर माय लेवरेज। तो जब मैंने नेक्स्ट पॉडकास्ट किया और जो रील बनाई उसमें मैंने वाइब भी पूरी पॉडकास्ट की ऐसे बना दी कि मैं प्रोफेसर ही बन के बैठा हूं उसमें। अच्छा, लिटरली आई एम wearing a tie, I am wearing the same kind of attire that professor wears, so that now people can even relate it more better. अब जब वो किया, अब उसके अंदर प्रोफेसर की वाइब क्या है? मनी हाइस्ट प्रोफेसर, he is more like an intellect, he is more like who thinks about everything, he thinks about his next 10 moves, even if you don't know what 10 moves are going to be, you can't predict him. Right. That's his vibe, so I have to create that vibe. So in that reel I am basically playing chess alone with myself. मैं खुद ही अकेले चेस खेल रहा हूँ and I'm playing chess and I'm talking without looking at the camera. Okay. But I'm asking audience some questions, and the questions are more like intellect questions. कि you know what's a plus b, something on those lines. Which because professor will ask these questions, which is more intellect, Right. more you know kind of mathematical. तो क्योंकि वो वाइब देनी थी मुझे, तो मैंने वो उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। बट ये चीज तब आती है जब आप सुनते हो कि ऑडियंस आपकी क्या बोल रही है आपको कंटीन्यूअसली, एंड यू एम्ब्रेस दैट And you use that and for you your use own that for your benefit. leverage. Otherwise you could have ignored also, ना? Ignored also, otherwise मैं ये पहुंच ही ना पाता यहाँ तक, क्योंकि मैं अगर ये सोचता रहता कि 100वीं रील पे जाके मैं प्रोफेसर दूंगा तो मैं कभी ना सोचता, मैं शुरू ही ना करता। तो आपको कंसिस्टेंटली इससे पहले क्या पता कोई और दे देता। एग्जैक्टली, तो कंसिस्टेंटली क्रिएट करोगे तभी तो पहुंचोगे, समझोगे ना कि ऑडियंस मांग के रही है आपसे, फिर उसको इवॉल्व करोगे। तो मतलब प्रो टिप ये है कि बंदा सोचे ना कि उसको क्या चाहिए, बस कंटेंट पहले बनाए, तो शुरू करो बस, गिव योर 100% और फिर उसके बाद देखे कि आपकी ऑडियंस आपसे चाह क्या रही है। एब्सोल्युटली। नितिन, हम क्योंकि कंटेंट की बात कर रहे हैं तो जनरली कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन का एक एंगल भी आ जाता है। तो अगर कोई अपना पॉडकास्ट के साथ या किसी भी कंटेंट क्रिएशन के साथ, रील हो या कोई भी फॉर्म ऑफ कंटेंट हो, उसके साथ थोड़ा मोनेटाइजेशन भी चाहता है, तो वो कैसे वहां तक पहुंचे? देखो स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट होगा ऑब्वियसली, और मैं ये भी बोलूँगा अगर आप ये सोच के कर रहे हो स्टार्ट में कि एकदम पैसा आना शुरू हो जाएगा तो बहुत बड़ा मिथ है। 1-2 साल हो सकता है कुछ भी ना आया, बहुत लकी हो आप, शायद 50 के पहुंच जाओ, 20 के पहुंच जाओ, 100 के पहुंच जाओ, जहाँ आपके पास थोड़ी थोड़ी डील्स आने लग जाएंगी। बट until unless you reach 10K, 20K, don't expect कि कुछ भी आएगा। क्योंकि जनरली आजकल हम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देखें तो लोग उनको देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अरे यूट्यूब पे मर्सिडीज खरीद ली, एक आम कॉर्पोरेट जॉब करने वाला नहीं कर पाता, अरे अपना खुद का घर खरीद रहा है, हम तो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे, कितने साल से हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा वो चीज ना इंसान को इम्पैक्ट करती है कि चलो ये करते हैं, क्या पता कैसा है, बट इजी है, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पहले लगता था कि यार कॉर्पोरेट जॉब करने से क्या मिलता है, इनको देखो कितना मर्सिडीज खरीद रहे हैं, ऑडी खरीद रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। तो इंसान कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी होता है और कहीं ना कहीं वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग जेलसी वाला फैक्टर भी आता है। नहीं, मैं उसको बताता हूं, मैं डेफिनेटली बताता हूं कि कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस स्टेजेस पे कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स हैं या यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ऑब्वियसली निश मैटर करती है, बिजनेस है तो अलग टाइप का थोड़ा प्रीमियम मिलता है आपको, बिकॉज़ आपका जो ऑडियंस होगा वो भी फिर उसका माइंडसेट होगा, तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए होगा। तो बिजनेस टाइप का कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, टेक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रीमियम आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप एंटरटेनमेंट टाइप का कंटेंट है, फैशन कंटेंट है, थोड़ा लेस प्रीमियम मिलेगा, बट उसमें ब्रांड्स ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस कंज्यूमर फेसिंग होते हैं। वो या तो D2C कंपनीज हैं, खाने पीने की कंपनीज हैं, गेमिंग कंपनीज हैं, या एंटरटेनमेंट कंपनीज हैं, बट बहुत ज्यादा है। तो वो आपको कम पैसा देंगी बट डील्स मिलने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। बिजनेस में थोड़ा कम चांस होता है बट बिजनेस में पैसा ज्यादा मिलता है, तो वही सप्लाई डिमांड की बात है। 10,000 तक आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको पैसे मिलेंगे,
10,000 तक आप ये सोचो कि आपको बार्टर डील ज्यादा मिलेगी। मान लीजिए किसी ने होटल खोला है, वो आपको बोलेगा आप मेरे यहाँ पे 2 दिन का फ्री स्टे दे दो, कोलैबोरेशन हो जाएगी और उसके बदले आप रील बना देना। तो आप कर सकते हो वो सारी चीजें, स्टार्ट हो, आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो बन जाएगा कि यार ठीक है मैंने इन ब्रांड्स के साथ काम किया और आपको एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा कि ब्रांड्स के साथ काम करने का तरीका होता है। जब आप 20 के 50 तक पहुंचते हो तो फिर मैटर करता है आपकी एंगेजमेंट कितनी आ रही है। मान लीजिए 50,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन व्यूज आपके 1000 भी नहीं आते रील्स पे, तो उस फॉलोअरशिप का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई सेंस नहीं बनता। एट द एंड ऑफ द डे जो आपको पैसा दे रहा है वो ये देखेगा कि आपके व्यूज कितने हैं और एंगेजमेंट कितनी है। मान लीजिए 1 लाख व्यूज है मेरी रील्स पे, बट एक भी कमेंट नहीं है, तो वो कुछ ज्यादा फिशी लगता है कि यार ये एंगेज कंटेंट नहीं है, व्यूज तो आ रहे हैं बट इसकी कम्युनिटी ना उतनी लॉयल नहीं है। क्या पता फेक भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, फेक फॉलोअर्स और लाइक्स का जो बहुत लोग करते हैं। तो आपको ये देखना है कि एंगेजमेंट क्या है। अब इसके अंदर 2 मॉडल होते हैं पैसे कमाने के। एक होता है अफिलिएट मॉडल। अफिलिएट मॉडल में क्या होगा कि एक ब्रांड है, मान लीजिए उसने बोला कि यार आप मुझसे अपफ्रंट थोड़ा कम चार्ज कर लो या बिल्कुल भी मत चार्ज करो, बट जो सेल होगी आपके थ्रू जो रील बनाओगे उसके अंदर मे बी 10-15% 20% मैं आपको दे दूंगा मार्जिन। तो वो कूपन कोड, जैसे बहुत सारे स्टैंडर्ड कॉमिक्स यूज करते हैं ना, मामा अर्थ के कूपन कोड, ये कूपन कोड यूज कर वो अफिलिएट मॉडल है। अच्छा, कि जो सेल होगी उसका उनको इंटरनली रेवेन्यू मिलता है। ओके, ठीक है। दूसरा मॉडल है अपफ्रंट, कि ठीक है 1 लाख व्यूज आते हैं, डिपेंडिंग ऑन निश हर व्यू का एक रेट फिक्स होता है। बिजनेस में मान लीजिए वो 2 रुपए है, लेट्स से फैशन में लेट्स से 0.5 रुपीज है, तो मतलब 1 लाख व्यूज आ रहे हैं तो मैं आपको पर व्यू के हिसाब से 2 रुपए देता हूँ, तो 2 लाख रुपए आपका रील का हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका व्यूज का कैलकुलेशन होता है और मीडियम भी वेरी करता है। यूट्यूब जनरली कमांड्स अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम, बिकॉज यूट्यूब की खासकर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की ऑडियंस थोड़ी ज्यादा लॉयल होती है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का अटेंशन स्पैन इज वेरी वेरी लेस। तो देखा भूल गए। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे होंगे जो आप इंस्टाग्राम फॉलो करते होंगे, बट जब आप कहीं बात करने जाएंगे ना तो आपको नाम नहीं याद आएगा उनका। जब आप देखोगे उस टाइम पे तो आपको पता है उसका कंटेंट बढ़िया है, और जब आप बाहर किसी को बताओगे तो शायद आपको नाम नहीं याद आए, क्योंकि वो उनका रिकॉल वैल्यू उतना लेस है, क्योंकि वो रील फॉर्मेट वाले हैं। बट अगर यूट्यूबर्स की बात करो, तन्मय भट्ट को सब जानते हैं क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए लॉयल्टी वहीं से आती है जब आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड स्पेस, या एक आपके बोलेंगे कि 5 मिनट ज्यादा मैंने अटेंशन आपकी ग्रैब करके रखी है, तो लॉयल्टी बनती है वहां से। यूट्यूब ड्राइव्स मोर कमांड ओवर प्रीमियमाइजेशन। तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, बट 10 के 20 के तक तो कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि कुछ मिलेगा। मतलब काफी सब्र भी करना पड़ता है, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। 2-3 साल लग जाते हैं, मतलब लोगों को 10K तक पहुंचने में। YouTube का ही स्टैट बता देता हूँ आपको, एवरेज vidIQ करके एक टूल है, उस पे आपको स्टैट्स मिल जाएंगे सारे। 15.5 महीने लगते हैं अगर आपको पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचना है YouTube। मोर देन अ ईयर, दैट्स जस्ट एवरेज। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हर जगह होंगी कि बहुत लोग 1 महीने में पहुंच जाते हैं, बहुत लोग 3 महीने में पहुंच जाते हैं, बहुत लोग 1 दिन में रात वायरल हो गए, बट लक है वो। ठीक है, आप ये मत सोच के चलो कि वो हो गया तो मेरा होगा। एवरेज 15.5 महीने लगते हैं YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। उसके बाद ऑब्वियसली फिर और टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे वो इफेक्ट कंपाउंड होने लग जाता है। हार्डेस्ट पार्ट इज टू रीच 1000 to 10,000, a little bit easier, 10,000 to 100K आपको समझ में आ जाता है गेम क्या है, फिर आपकी मेन आ जाती है कंसिस्टेंसी। जैसे आपने बताया ऑडियंस को समझने लगती है उसके बाद। 10K तक नहीं समझ पाते उतना अच्छे से, थोड़ा सा फिर आपको समझ में आने लग जाती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पे टाइम वेस्ट करना है, किस पे ज्यादा पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है कंटेंट पे। तो वो ना फेजेस है, और हर फेज में आपको दिखेगा कि आपका एक चीज कंपाउंड हो रही है। मतलब 100K से 1 मिलियन तक के जाने की जर्नी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, क्योंकि 100K का आपने स्ट्रगल कर दिया होगा। तो डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर एट व्हाट स्टेज यू आर। नितिन, जैसा आपने बताया कि आपका अगले 3 महीने का कंटेंट जो है वो प्रिपेयर्ड है, योर एपिसोड्स आर रेडी, बस रिलीज होने की देर है। तो आई एम श्योर आपने काफी सारे गेस्ट का पॉडकास्ट किया होगा, इंटरव्यू किया होगा, समझा होगा। आपका कोई ऐसा एपिसोड रहा है जिसमें आपके गेस्ट ने कोई ऐसी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात की हो, कि उसको लगा हो कि यार ये बड़ी कमाल की चीज है, इससे पहले कभी नहीं सुनी और वो वाकई में काम भी करी हो? ये बेसिकली मैं अपने उन ऑडियंस के लिए पूछ रही हूँ जो कि मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि मार्केटिंग है तो आप बोलते ना जो दिखता है वो बिकता है, तो
जो हमें देख रहे हैं और मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ये सवाल मैं स्पेशली उनके लिए पूछ रही हूँ। हाँ, मतलब हर कंपनी ऑब्वियसली हर गेस्ट के पास कुछ ना कुछ यूनिक होता ही है। जैसे मुझे आकाश आनंद जो बेला बेटा के फाउंडर है, उनके साथ मैंने एक एपिसोड किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कैसे क्रैक किया, क्योंकि बेला बेटा इज अ परफ्यूम ब्रांड एंड बहुत सारे परफ्यूम ब्रांड्स हैं मार्केट में, राइट? तो इट्स कट थ्रोट कंपटीशन, हाउ डू यू क्रैक इट? तो पहला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेसमेंट। उसके अंदर उन्होंने खेला कि प्राइस मुझे रखना है 500 रुपये, मैं 500 से ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मासेस 500 रुपये में केटर होती है। फिर उन्होंने बोला कि प्रमोशन कहाँ कर सकता हूँ, उसकी प्लेसमेंट कहाँ कर सकता हूँ। तो उनको समझ में आया कि अगर अपना चैनल बिल्ड करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो हम Amazon को क्रैक करते हैं। मतलब मार्केट प्लेसेस, जब आप Amazon पे जाते हो बाय करते हो, उनको मार्केट प्लेसेस बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मार्केट प्लेसेस को आपने क्रैक कैसे किया? सब लोग मार्केट प्लेसेस पे डालते हैं। तो बोला कि सब लोग डालते हैं, बट एक चीज मैंने देखी कि वो लोग नहीं कर रहे सब लोग। अच्छा। वो ये थी कि वो पिक्चर्स पे खेलते नहीं थे। मतलब हम लोगों ने पिक्चर्स इतनी क्वालिटी की डिफाइन की और हर पिक्चर पे एक स्टोरी थी कि ये रेजोनेट, जैसे मैंने बोला था ना, क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है, तो पिक्चर डाल के उसके थ्रू मैसेज कन्वे करने का भी एक तरीका जो उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि Amazon पे प्रोडक्ट तो डाल रहा हूँ मैं अपना बेचने के लिए, बट उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है वो जर्नी दिखा दी मैंने पिक्चर्स के थ्रू। अच्छा। जिस दिन मैंने वो चेंज किया अपने प्रोडक्ट पेजेस पे, ऑटोमेटिकली हमारी सेल 2-3 गुना होनी शुरू होगी मंथ में। तो वो क्रैक किया उन्होंने। ऐसे बहुत कस्टमर्स हैं, जैसे गोस्टॉप्स करके एक कंपनी है, होटल चेन है, तो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं वो, अगर आप ट्रैवलर हो तो उनसे मैंने पूछा कि आपने क्या ऐसा यूनिक किया। तो बोलते कि यार कई बार ना आपको ऐसा फील होता है कि आप, मार्केटिंग का मतलब है बस बोलना, मार्केटिंग का मतलब बोलना नहीं है। छोटी छोटी चीजें मार्केटिंग में हेल्प कर देती हैं कभी कभी, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला जो आपका ब्रांड या प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो क्या चीज उसमें यूनिक देख ले, इसके बारे में बात करनी चाहिए दूसरों से। जैसे मैं डोमिनोज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल पढ़ रही थी, तो डोमिनोज की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो ये है कि हम लोग पिज्जा के साथ आपको इतने सारे ऑरिगेनोस और चिली फ्लेक्स क्यों देते हैं। बिल्कुल। ऑल्दो उनको अराउंड 10 रुपए का एक पैकेट पड़ता है जो वो ऑरिगेनो का प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से कि बंदा पिज्जा लेगा, घर लेकर जाएगा, और वो इतने एक्स्ट्रा देते हैं कि वो आपके ड्रॉर में कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे। कभी भी आपने ड्रॉर खोली, आपने ऑरिगेनो देखा, आपको याद आया अरे यार चलो आज पिज्जा खाते, और तुरंत आपने ऑर्डर किया। तो कहाँ से उन्होंने कनेक्ट किया कि एक इंसान की साइकोलॉजी क्या होगी? इसी के ऊपर अगर मैं आपको कंटिन्यू करूँ ना, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा साइकोलॉजी उनकी क्या थी कि जब आप ऑरिगेनो का पैकेट खोलते हो, जब उसकी स्मेल आती है ना, जब आप मैगी पे डालते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वापस से बहुत टेम्पटिंग फील होता है वो पिज्जा ऑर्डर करने का मन करता है। तो ये बहुत लोग लेवरेज करते हैं। गोस्टॉप्स की बात कर रहा था मैं, वापस बताता हूँ। उन्होंने लेवरेज किया कि मोबाइल ऐप जो यूज करते हैं, मतलब जो मान लीजिए आपने आज उनका होटल बुक किया, अब आपको उनके वहां पे जाना है, तो बहुत लोगों का क्या होता है, अब आप होटल जाते हो, चेक इन करते हो ना, वहाँ काउंटर पे आपका वापस से मांगते हैं आईडी दे दो, आपको 5 मिनट लगते हैं। सबको बाय डिफॉल्ट वो फील होता है कि इट्स अ वेरी इनकन्वीनियंस थिंग, मतलब खड़े हो वेस्ट पर्स निकालो, ये ढूंढो, आईडीज दो, फालतू में। उन्होंने अपनी ऐप जो बनाई उस पे पहले से डिजी लॉकर यूज करके केवाईसी अनेबल कर दिया। अच्छा। कि आपको जाना ही नहीं है, चेक इन करना ही नहीं है, आपका चेक इन अपने घर पे हो गया, आप वही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। अब यही चीज की वजह से 10 लोगों को उनके यूजर्स बताते हैं कि यार वहीं चला जाइए, कोई हैसल नहीं होगा, फालतू में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आप कर सकते हैं अपना। तो इट बिकम्स देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। राइट। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्या बोलना है, क्या कन्वे करना है। It's these little actions that people might pick it up from what you do and use it as a way or a method to connect to your brand and then tell others also कि what you do uniquely which others are not doing. नितिन, जो जैसे हम बात कर रहे थे मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, पॉडकास्ट की, कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि जो लोग आज हमें देख रहे हैं ऑब्वियसली यूट्यूब पे देख रहे हैं तो किसी ना किसी पर्पस के साथ देख रहे हैं, या तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, या फिर बहुत सी ऑडियंस बेसिकली देख रही है कि वो भी इस लाइन में आगे बढ़ना चाहती है, कंटेंट में, पॉडकास्ट में मैं इसलिए बार बार जोर कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो वीडियो कंटेंट है वो लोग ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने ईयरफोन्स लगाए, देखा, आपका रास्ता भी कट गया, आपने 10 चीजें भी सीखी, तो इंसान के दिमाग में आता है कि चलो इसमें कुछ कर देखते हैं,
कॉलेज गोइंग है, यूथ है, अपनी रील्स जो ट्रेंड में है, अपनी रील्स बनाना चाहते हैं कि क्या पता फॉलोअर्स आ जाएं, कुछ अच्छा कर लिए, फेमस हो जाए, वायरल हो जाए रातों रात, क्योंकि हमें लग रहा है यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऑल्दो उसके पीछे जो मेहनत है वो जब करने बैठते हैं तब पता चलता है। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन की, अगर इस फील्ड में कोई आना चाहता है तो एज एन एक्सपीरियंस्ड कंटेंट क्रिएटर आप बिगनर्स को क्या टिप देना चाहेंगे? देखो मतलब सबसे पहली टिप तो वही है कि कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब कुछ भी करना है कंसिस्टेंटली करो, रोज रील्स करो। मैंने बहुत क्रिएटर्स के साथ काम किया है बैक इन पे, क्योंकि बहुत लोग कम्युनिटी है तो आ जाते हैं हेल्प, राइट, या वो मेरी हेल्प कर देते हैं या मैं उनकी कर देता हूँ। तो वन ऑफ द कॉमन रीजन व्हाई दे फेल इज बिकॉज दे डोंट क्रिएट इट कंसिस्टेंटली। तो कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है तो तभी घुसना, अगर आपको पता हो कि मैं 1 साल तक लगातार करूंगा मिनिमम, उससे कम टाइम के लिए तो मत ही आना। दूसरा, व्हेन यू क्रिएट कंटेंट डोंट चेज वायरल फॉर्मूलाज। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मैंने पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करने से पहले मुझे पता था कि ये वायरल होगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोस बना लिए थे और वो वैसे ही हुआ। मतलब मैंने एक फॉर्मेट फिक्स किया, 5 रील्स निकाली, वो पांचों की पांचों रील 5 मिलियन व्यूज पे है। और मुझे पता है कि अगर मैं सेम फॉर्मेट यूज करूंगा तो मेरी 100 रील्स भी 5 मिलियन 6 मिलियन चली जाएंगी। बट मेरी कॉल थी उस टाइम पे कि क्या मुझे उस ऑडियंस को लाना है, मतलब उनको फॉलोअर बनाना भी है कि नहीं बनाना है, कि जिस ऑडियंस को मैं केटर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि रील वायरल करना इज नॉट द गेम, व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस you are attracting towards your channel that will help you in the long term goal fulfillment of your channel is also one of the criteria। क्योंकि बेसिकली देखा जाए ज्यादातर ऑडियंस आपकी परमानेंट होती ही नहीं होती, ऑन द गो होती है, मेट्रो वायरल होने वाली वैसे भी नहीं होती है। राइट। जो वायरल होके आई है ना आपके पास, वो सिर्फ उसी शेल्फ लाइफ के लिए आई है, 2-3 महीने के लिए, उसके बाद नहीं रहेगी। तो आप हमेशा ये फोकस करो कि ऑडियंस धीरे धीरे, क्या बोलते हैं ना, पका के अच्छे से रोस्ट करके धीमी आंच पे खाना, अगर चाय बने उबले तो वो बहुत मजेदार बनती है। डिप वाली चाय अच्छी, डिप वाली चाय बढ़िया तो चाय को बढ़िया से अगर उबाल के पियोगे और बहुत स्लो आंच पे उबाल के तो मजा आएगा, तो मजा आएगा। तो थोड़ा सा पकने दो, 1 साल लगाओ, अच्छे से कंसिस्टेंटली क्रिएट करो और रिटेंशन पे फोकस करो, व्हिच इज द अनदर फैक्टर। जो बंदे ने शुरू किया वो अभी तक रुके, वही होली के लिए। कुछ भी रील बना रहे हो या कोई भी YouTube पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, if someone who is watching your video can stay till the end of the video, nothing can stop you from getting watched. And that's your loyal audience. That's a loyal audience. So you just need to focus on that. Thank you so much Nitin for being with us, इतनी सारी हमारे साथ इंसाइट्स शेयर करने के लिए, इस इंडस्ट्री के बारे में टिप्स देने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट नितिन बजाज के साथ। आई एम श्योर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत कुछ सीखा होगा, और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा और किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए कि आप आने वाले एपिसोड्स में और किन किन चीज़ों पे बात करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में शेयर करें। हम फिर मिलेंगे फाउंडर्स टॉक के एक और बढ़िया से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए